Good morning to all of you. In this session, we will going for the factor of production, and that is the entrepreneur. In the previous session, we already completed the three factor of production, that is the land, labor, and capital. And now we will going for in this session entrepreneur as well as trade cycle. Now start the our session, and the first, that is the entrepreneur. Entrepreneur is the last and important factor of the production. Entrepreneur is the factor which brings the together, coordinates all other factor of production for the production process of an economic activity. तो फ्रेंड यहाँ पे हम सिंपल में बोल सकते हैं कि टुगेदर, या तो लिखा है कि उनका जो सिनोनिम्स है दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन। तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा फैक्टर है कि जो बाकी के जितने फैक्टर, यानी कि बाकी के हमने तीन आगे फैक्टर देख लिए, दैट इज़ द लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो ये तीनों फैक्टर को एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स कर रहा है, यानी एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है। कोऑर्डिनेट करना यानी क्या होता है कि एक दूसरे का संकलन करना, एक दूसरे को साथ लाना। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बाकी के तीनों फैक्टरों को क्या करता है, वो एक साथ लेकर आता है। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो फ्रेंड यहाँ पे मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन दोनों में डिफरेंस है। मैनेजमेंट यानी कि आयोजन करना, संचालन करना, एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि साथ में लाना, कोऑर्डिनेट करना। मैनेजमेंट ऑफ वर्क डन बाय मैनेजर। मैनेजमेंट का काम कौन करता है, दैट सिंपल मैनेजर, हु इज़ अ सैलराइड लेबर या तो एम्प्लॉय ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो फ्रेंड जो भी मैनेजर है वो क्या है कि एम्प्लॉय है, सैलराइड एम्प्लॉय है, उनको सैलरी मिलती है, पगार मिल रहा है। एंटरप्रेन्योर इज़ द पर्सन हु सेट्स अप द एंटरप्राइज, यानी कि एंटरप्रेन्योर वो बंदा है कि जो एंटरप्राइज को सेटअप कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूँ कि समझो कि कोई स्कूल के जो ट्रस्टी हो, अगर वो ट्रस्टी, हमें पता है कि वो क्या है, एंटरप्रेन्योर है, और वहाँ पे जो मैनेजमेंट कर रहा है दैट इज़ द मैनेजर। तो मैनेजर वो एम्प्लॉई है, और जो ट्रस्टी है वो क्या है, एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो उस एंटरप्राइज, उस स्कूल को क्या कर रहा है, सेटअप कर रहा है। दैट्स वाई द एंटरप्रेन्योर इज़ द पर्सन हु सेटअप्स द एंटरप्राइज, एंड मैनेजर हु इज़ द सैलराइड एम्प्लॉय ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एंड देन entrepreneur is the risk taker who takes the risk of setting up an activity। तो यहाँ पे जो रिस्क कौन ले रहा है, हमें पता है कि देर आर वेरियस फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज द फर्स्ट वन लैंड, सेकंड लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा फैक्टर है कि जो रिस्क ले रहा है। हमें पता है कि कोई भी बिजनेस को हम सेटअप करें तो उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा फैक्टर है कि जो रिस्क टेकिंग एक्टिविटी कर रहा है। दिस फैक्टर डज नॉट गेट फिक्स रिटर्न बट ट्राइज टू जनरेट इनकम बाय रनिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी सक्सेसफुल। यानी कि बाकी के हम फैक्टर की बात करें कि लैंड से, तो लैंड को फिक्स में रिटर्न मिल रहा था, दैट इज़ द रेंट। द नेक्स्ट वन दैट इज़ द लेबर, तो वहाँ पे सैलरी या तो वेजिस हम बोल रहे थे। एंड द थर्ड फैक्टर दैट इज़ द कैपिटल, तो वहाँ पे इंटरेस्ट। तो ये जो तीनों फैक्टर की जो रिटर्न या तो जो इनकम थी वो फिक्स थी, लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर है एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर को हमने देखा था कि क्या मिल रहा था, दैट इज़ द प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा था, और प्रॉफिट जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा भी मिल सकता है, प्रॉफिट कम भी, या तो कई बार आपको लॉस भी बियर करना पड़ता है। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को कोई फिक्स रिटर्न मिलेगा नहीं, बट ट्राइज टू जनरेट इनकम बाय रनिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सक्सेसफुली। सी मे इनकर अ लॉस इफ द एक्टिविटी डज नॉट फंक्शन वेल। अगर आपका बिजनेस जो भी वर्क कर रहा है, जो फंक्शन कर रहा है, वो अगर सही से नहीं आप बिजनेस को चला रहे हो, तो आपका बिजनेस लॉस भी कर सकता है। मे इनकर अ लॉस इफ द एक्टिविटी डज नॉट फंक्शन वेल। तो यहाँ पे हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में देख लिया फ्रेंड। सिंपल ही है कि एंटरप्रेन्योर जो कोई भी बिजनेस का ओनर बोल सकते हैं, और उनका वर्क क्या है कि जितने भी फैक्टर है सबको साथ लेकर आना, सब फैक्टर को। एंड नेक्स्ट वन दैट इज़ द मैनेजमेंट की हम बात करें, तो जो भी बंदा मैनेजमेंट कर रहा है वो मैनेजर है कंपनी का, है तो बिजनेस का, वो एक सैलराइड एम्प्लॉई है, लेबर है, जो कंपनी का ओनर नहीं है। लेकिन एंटरप्रेन्योर की बात करें तो खुद एंटरप्राइज को सेटअप करता है, तो कंपनी का ओनर हुआ। एंड देन एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर, तो हमें पता है कि एंटरप्रेन्योर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है
तो एंटरप्रेन्योर अगर इन्वेस्टमेंट करेगा एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकिंग एक्टिविटी करेगा एंड उससे उसका जो रिटर्न होगा वो फिक्स नहीं होगा बल्कि अनफिक्स होगा, यानी कोई फिक्स नहीं कि इतना ही रिटर्न उनको मिल सकता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर गेट द रेम्यूनरेशन इज कॉल्ड प्रॉफिट। आगे हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो दिस फैक्टर इज अ डिसीजन मेकर ऑफ द एक्टिविटी। तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा फैक्टर है कि बिजनेस के अंदर वो क्या ले रहा है, डिसीजन। हमें पता है कि हमने आगे 3 फैक्टर देखे। फर्स्ट वन लैंड, तो लैंड कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। लेबर की बात करें तो लेबर इज अ सैलरीड एम्प्लॉय पर्सन, तो वो भी यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेंगे। थर्ड वन दैट इज द कैपिटल, कैपिटल भी डिसीजन मेकर फैक्टर नहीं है, लेकिन द लास्ट फैक्टर दैट इज द एंटरप्रेन्योर, एंड एंटरप्रेन्योर इज द डिसीजन मेकर ऑफ दिस एक्टिविटी। दिस फैक्टर इज नॉन एज अ रिस्क टेकिंग फैक्टर। तो हमने आगे देख लिया था कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्रॉफिट फिक्स नहीं है, इसलिए जो एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटी है वो क्या है, रिस्क टेकिंग एक्टिविटी। एंड द थर्ड दैट इज द इट पजेस द क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। इन अदर वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्वालिटी, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक्टिविटी है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। अगर एंटरप्रेन्योर जो भी बंदा कर रहा है उसमें अगर कोई क्वालिटी नहीं होगी और अच्छी तरह से वो बिजनेस को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है तो वहाँ पे लॉस भी हो सकता है। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप की जो होना चाहिए कोऑर्डिनेशन की, वो क्वालिटी होनी चाहिए। एंड द रेम्यूनरेशन ऑफ दिस फैक्टर इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो हमने आगे चार फैक्टर के जो रेम्यूनरेशन की हम बात करें तो हमने देख लिया था। एंड द नेक्स्ट दैट इज द ट्रेड साइकिल, एंड हियर वी completed the factor of production. There are 4 factor of production. The first one that is the land, labor, capital, and the last that is the entrepreneur. And we already completed all the 4 factor of production. And now we will going for our next question, that is the trade cycle. And the trade cycle is the last question in this session. And in the next lecture we will going for the definition of trade cycle and phases of trade cycle. And the next lecture is the last lecture of our this chapter, second chapter. Now we will going for the trade cycle. Economic activities go through phases of dynamic changes, like human life goes through changes, and such a changes are basically 4 types. तो ट्रेड साइकिल के जो टाइप्स की हम बात करें तो देर आर 4 टाइप्स. The first one that is the irregular changes, the second that is the seasonal changes, the third one that is the long run regular trade, and the fourth that is the long run dynamic changes which are cyclical in nature. फ्रेंड यहाँ पे हमें थर्ड एंड फोर्थ दोनों याद रखने पड़ेंगे. इरेग्युलर का हमें पता है कि एक्सीडेंटली कुछ हैपन्स होता है, उससे वो जो भी हैपन्स हो रहा है वो बन रहा है. द सेकंड दैट इज द सीजनल, तो हमें पता है कि सीजन के मुताबिक होगा. एंड लॉन्ग रन रेगुलर ट्रेंड, लॉन्ग रन रेगुलर ट्रेंड यानी कि साइक्लिकल नेचर नहीं होगा यहाँ पे, कि जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी चेंज आ रहा है वो लॉन्ग रन के लिए एक बार होगा, दूसरी बार नहीं होगा. एंड जो साइक्लिकली है डायनामिक चेंजेस वो साइकिल में होगा. कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आएगा, बाद में ख़त्म हो जाएगा, बाद उतने टाइम का रेस्ट लेकर बाद में वही जो भी चेंज आ रहा है वो इकोनॉमी में आएगा. हम देखेंगे अंदर. The first one that is the irregular changes. These are accidental changes which occur in economic activity. यानी कि इरेग्युलर चेंजेस हो रहे वो एक्सीडेंटली होते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि कब ये चेंजेस आने वाले हैं. एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट वन फ्लड, फेमिनाइन स्टॉर्म्स, फायर एंड सो ऑन. तो यहाँ पे अलग अलग 4-5 एग्जाम्पल दिया है, हमें सब एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आप याद रख सकते हो कि फ्लड एंड फायर. बाकी के दोनों के मीनिंग की या तो में कोई एक्स्ट्रा याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल ही है. तो फर्स्ट वन यहाँ पे हुआ कि जो भी एक्सीडेंटल चेंजेस आ रहे हैं इन द इकोनॉमी, तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि हमें पहले से कुछ उनके बारे में आइडिया नहीं होते, लेकिन जब ये चेंजेस आते हैं उसी टाइम एक्सीडेंटली हमें पता चलता है कि जो चेंज आए हैं मार्केट के अंदर. उसमें द फर्स्ट 2-3-4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि फर्स्ट वन दैट इज़ द फ्लड, सेकंड की हम बात करें तो फेमिनाइन से, स्टॉर्म से, फायर. ये अलग अलग जो भी हमारे बिजनेस के लिए हम बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं. तो ज़्यादातर यहाँ पे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इरेग्युलर में इतना याद रखना है कि एक्सीडेंटली चेंज होता है.
सच अ एक्सीडेंट इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द शॉर्ट रन समटाइम्स इन द लॉन्ग रन। तो जो भी ये एक्सीडेंटली इम्पैक्ट होती है या तो जो हैपनिंग होता है उससे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होता है कि शॉर्ट रन या तो लॉन्ग रन के लिए हमारे बिजनेस या तो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। दिस चेंजेस में जनरली अकर हैव देयर इम्पैक्ट इन सम सेक्टर और सम रीजन्स ऑफ एन इकोनॉमी ओनली। यानी कि जो भी ये इरेग्युलर चेंजेस आते हैं वो हमें पता है कि इम्पैक्ट करते हैं या तो पूरे सेक्टर के ऊपर या तो कुछ रीजन्स ऑफ द इकोनॉमी ओनली। यानी समझो कि अगर हम बोल सकते हैं कि फायर की जो भी एक्सीडेंटल हैपन्स हो रही है फायर, तो उनकी इफेक्ट ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं होगी बट इंडस्ट्रियल में होगी, क्योंकि ज़्यादातर फायर कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रियल में। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एग्रीकल्चर फार्म के अंदर फायर हुई। और जब फ्लड आए तो फ्लड की जो सिचुएशन कहाँ पे बन रही है? एग्रीकल्चर में। उनकी ज़्यादा इफेक्ट इंडस्ट्री में होती है, ज़्यादा इफेक्ट फ्लड्स की, लेकिन एग्रीकल्चर में फ्लड जब आएंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे होगी? एग्रीकल्चर में। तो जो भी यहाँ पे इरेग्युलर चेंजेस आ रहे हैं उनकी इफेक्ट कहाँ पे होती है? एग्रीकल्चर या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में। द नेक्स्ट दैट इज़ द सीजनल चेंजेस। तो यहाँ पे जो भी चेंज आ रहा है वो रेगुलरली होगा एज पर दिस सीजन। दिस चेंजेस रेगुलरली अकर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी विथ चेंजिंग सीजन्स। यानी कि सीजन में जब भी बदलाव आएगा तो यहाँ पे भी बदलाव आएगा। फॉर इंस्टेंट एक एग्जांपल लिखा है कि डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स चेंजेस बाय सीजन्स अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में चेंज। अगर समझो कि सीजन में कुछ चेंज आ रहा है तो हमें पता है कि उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी उस डिमांड में भी क्या होगा? चेंज होगा। तो उससे क्या होगा कि हमें प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? कम, और उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा? डिक्रीज। तो जैसे ही सीजनली जो चेंज आएगा उससे डिमांड के ऊपर इफेक्ट होगी, डिमांड के ऊपर इफेक्ट होगी तो प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन के बाद एम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट दैट इज द लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो साइक्लिकल चेंज नहीं है। हम देखते हैं कि सम चेंजेस अकर इन अ गिवन डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड। यानी कि जो भी चेंज हो रहा है वो कुछ डायरेक्शन में ही होगा, साइक्लिकली नहीं होगा। एंड जो नेक्स्ट वन फोर्थ आने वाला है उसमें साइक्लिकली चेंज होगा। दिस आर डायरेक्शनल चेंज विच अकर इन एन एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल सम रेगुलर सेल्स ट्रेंड। यानी कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे सेलिंग होता है, उनका ट्रेंड क्या हो जाता है? इंक्रीज। और कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि वहाँ पे सेलिंग क्या हो जाता है? डिक्रीज। एंड द नेक्स्ट दैट इज द लास्ट वन चेंज इज साइक्लिकल चेंज। तो फ्रेंड यहाँ पे लिखा है कि साइक्लिकल चेंज की हम बात करें तो साइक्लिकल चेंज में क्या होगा कि जो भी चेंज आ रहा है मार्केट के बिजनेस या तो इकोनॉमी के अंदर, उस चेंज में क्या होगा कि साइकिल में होगा। हम बोल सकते हैं कि कभी कभी जो भी हमारा ग्रोथ रेट होगा वो इंक्रीज होगा, तो उनके बाद जो एक ग्रोथ रेट होगा वो फॉल होगा या तो डिक्रीज हो जाएगा। देखते हैं हम यहाँ पे साइक्लिकल चेंज। डायनामिक फ्लक्चुएशन अराइजिंग इन एन इकोनॉमी ओवर इट्स लॉन्ग रन ग्रोथ लीडिंग टू राइज यानी अपवर्ड स्विंग इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि जो भी डायनामिक फ्लक्चुएशन या तो जो चेंज आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, और लॉन्ग रन की हम बात करें तो वहाँ पे हमारा जो इकोनॉमी का एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड फॉल, अब देखो कि यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या तो जो ग्रोथ था वो राइज हुआ था, अपवर्ड स्विंग, वही इकोनॉमिक का ग्रोथ रेट यहाँ पे क्या हो रहा है? डाउनवर्ड स्विंग आर कॉल्ड ट्रेड साइकिल। एंड द राइज एंड फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ साइक्लिकल नेचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉन्ग रन की हम डायनामिक फ्लक्चुएशन की बात करें तो यहाँ पे पहले हमारा जो ग्रोथ रेट वो इंक्रीज हो रहा है, राइज या तो अपवर्ड स्विंग, एंड उनके बाद वो क्या रहा है? फॉल, दैट इज द डाउनवर्ड स्विंग। Such a changes occur in economic activities and growth process of economies also goes through these changes, and study of this dynamic changes called trade cycle, and trade cycle is very important in economy. तो जो भी यहाँ पे चेंज आ रहे हैं साइक्लिकल चेंजेस, तो उसमें क्या होगा कि कई बार जो भी डायनामिक चेंजेस के अंदर हमारा ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा और उनके बाद क्या होगा? डिक्रीज। तो साइक्लिकली उनके बाद फिर से इंक्रीज, फिर से डिक्रीज, फिर से इंक्रीज, फिर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो भी हो रहा है वो साइक्लिकल हो रहा है। तो लास्ट पैराग्राफ की हम यहाँ पे बात करें, देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पैरा एंड यू कैन स्कीप दिस पैरा। तो इन द लास्ट दैट इज द साइक्लिकल चेंजेस वी ओनली रिमेंबर द फर्स्ट पैरा, दैट इज द upward swing of the growth rate and the downward swing, that is the fall. In this session we completed the
last factor of the entrepreneur, that is the factor of production, that is the entrepreneur, and the past three factor of the factor of production, that is the land, labor and capital, we already completed in the past session. In this session we will learn about the entrepreneur and trade cycle. The first one, that is the entrepreneur में मैं ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, that is the only coordination of the all factor. And the difference between the management and coordination, management work is by manager who is a salaried labor employee. एंटरप्रीनर इज़ द रिस्क टेकर, हम पता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनका जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं है, प्रॉफिट में कुछ फिक्स नहीं मिलता है, प्रॉफिट कभी ज़्यादा भी मिल रहा है कभी कम भी मिल सकता है. एंड द नेक्स्ट, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डिसीजन मेकर फैक्टर है, रिस्क टेकिंग फैक्टर. द थर्ड वन, दैट इज़ द एंटरप्रीनरशिप इज क्वालिटी. एंड द फोर्थ, दैट इज़ द प्रॉफिट मिल रहा है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द ट्रेड साइकिल. And the four types, the first one, that is the irregular, second seasonal, long run irregular trend, and the long run dynamic changes are cyclical in nature. The first one, that is the irregular, तो हमें देखा था कि एक्सीडेंटली जो भी अकर हो रहा है. the second, that is the seasonal changes, यानी सीजन के मुताबिक जो चेंज होगा. the third one, that is the long run regular changes, यानी कि यहाँ पे कुछ डायरेक्शन में ही चेंज होगा. and the last one, that is the cyclical चेंजेस, यानी कि यहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है वो साइकिल में होगा. कभी इकोनॉमी का जो भी ग्रोथ रेट होगा वो अपवर्ड स्विंग होगा एंड उसके बाद डाउनवर्ड स्विंग, जो यहाँ पे साइकिल वो चलता ही रहेगा कि अपवर्ड स्विंग हुआ, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, तो यहाँ पे साइकिल चलती रहती है. दैट्स वाई दिस इज द साइक्लिकल चेंज. The last second para of the cyclical change not required for the, as well as not any conceptual importance in the examination as well as your knowledge. Then we skip this last second para of the cyclical changes. And now we have completed and end of this session. Thank you all friend, and take care. Bye bye.